अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, बिल आखिर बल्दियाती इंतखाबात अब पंजाब में होने जा रहे हैं, जिसका बाकायदा ऐलान हो गया है। और पंजाब में ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो होने भी ईवीएम्स के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए जा रहे हैं। खासी अहम खबर, खासा अहम ऐलान। सबसे पहले इस पैराए में कि बल्दियाती इंतखाबात बहुत अरसे से मच अवेटेड थे और इनका इंतज़ार था कि ये जल्द अज जल्द हों। पिछला जो बल्दियाती सेटअप था उसको डिसमेंटल करने के बाद नई कानून साजी की गई थी, फिर उसमें कुछ कानूनी चाराजोइयाँ आईं, लेकिन उसके बाद अब बिल आखिर जो नया इस हवाले से जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है 2021 का, उसकी मंजूरी काबीना से पंजाब की काबीना से मिल गई है। नए बल्दियाती एक्ट के तहत इलेक्शन जो है वो जमाती बुनियादों पर किए जाएंगे। ये भी एक खासा अहम इस हवाले से ऐलान है नाज़रीन। लेकिन इम्पॉर्टेंटली ये कि बल्दियाती इंतखाबात ना होने से या लोकल बॉडीज़ इन प्लेस ना होने से काफ़ी सारे जो अवाम की सतह पर मसाइल थे वो दरपेश थे, उनका सामना मुसलसल तौर पर किया जा रहा था, जिनमें से सरे फहरिस्त महंगाई का मसला था और लोकल सतह पर प्राइसिंग कंट्रोल मैकेनिज्म का मसला था। तो क्या एक तो सबसे बड़ा जो रेजोल्यूशन जो देखते हैं, अगर बल्दियाती इंतखाबात इंशाल्लाह बर वक्त हो जाते हैं, तो सबसे बड़ा जो रेजोल्यूशन है वो इसी एतबार से आएगा, महंगाई के हवाले से आएगा और प्राइसिंग कंट्रोल अवामी सतह पर, ज़िलाई सतह पर यकीनन कदरन कदरन बेहतर हो पाएगी। और अक्सर व बेशतर जो माहिरीन हैं वो यही अरा रखते थे कि अगर बल्दियाती जो निज़ाम है वो होता है इन प्लेस तो गालिबन महंगाई कदरन कम होती। जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं उनको अगर हम डिस्काउंट या माइनस कर बात करें। खैर, अब बिल आखिर ये जो तमाम चीज़ें हैं ये होने जा रही हैं और ईवीएम्स के जरिए की जाएंगी, इसका भी फैसला किया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंटली नाजरीन बात यह है कि ईवीएम्स और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोटिंग राइट्स के हवाले से ऑलरेडी हमने अपने प्रोग्राम में भी इस पूरे मौजू को टेबल किया था आप तमाम के साथ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन तमाम मामला पर, चूंकि कानून साजी तो अब हो चुकी है, लेकिन ईसीपी ने इसकी टेक्निकल जो इसके एस्पेक्ट्स हैं उनके लिहाज से 3 कमिटीज पहले से तश्कील दे रखे हैं। तो ये एक वेलकम स्टेप है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया था। उन 3 कमिटीज ने अभी भी अपना काम जारी रखा हुआ है और उन्होंने अपना कोई हतमी फैसला अभी तक नहीं दिया है। तो क्या ऐसे में जो ये फैसला है कि बल्दियाती इंतखाबात बजरिए ईवीएम्स होंगे, किस तरह से, किस रोशनी में इसको देखा जाए, जबकि इलेक्शन कमीशन ने और इन तमाम 3 कमिटीज़ ने अपनी हतमी राय नहीं दी थी? क्या ये लॉजिकली और कानूनी तौर पर पॉसिबल होगा? और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बात यह है कि अटॉर्नी जनरल जनाब खालिद जावेद भी ये बात कह चुके हैं कि इस पर हतमी फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। तो एक तो ये कुछ ज़रूरी पहलू हैं जिनको हम लोग मद्देनज़र रखेंगे। और अपोजिशन, हुकूमत दोनों, चूँकि अब ये जमाती बुनियादों पर इंतखाबात होने जा रहे हैं तो दोनों सरगर्म नज़र आते हैं, तमाम जमातें सरगर्म नज़र आती हैं। PMLN पीपल्स पार्टी का भी एक अच्छा कॉन्टेस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं NA 133 के ज़िमनी इंतखाब के बाद, जहाँ पर पीपल्स पार्टी ने कदरन बेहतर परफॉर्म किया 2018 के इलेक्शंस के मुकाबले में, पंजाब की जब बिलखुसूस बात की जाए। इसी तरह से नाजरीन, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि मुल्क भर में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, अब ऐसा लगता है कि तमाम स्टेज इसके लिए सज चुका है और तैयारियां मुकम्मल हैं। सिंध में भी बल्दियाती एक्ट, जो तरमीमी एक्ट है वो मंजूर होकर लिया गया और अपोजिशन ने इस पर शोर शराबा किया। पिछला जो इस पे एक्ट था उसको गवर्नर सिंध ने ऑब्जेक्शंस लगाकर वापस भेजा था, जिसके बाद अब नया तरमीमी एक्ट जो है वो मंजूर कर लिया गया है। अपोजिशन के इसमें बहुत अहम एतराज़ात थे, लेकिन बात तक करने का अपोजिशन को सिंध असेंबली में मंजूरी के दौरान मौका उनको ना मिला। लेकिन बात ये कर लेते हैं कि अब आगे क्या तवक्को रखी जाए अगर ईवीएम्स के इस्तेमाल किया जाता है बल्दियाती इंतखाबात में, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि नताइज के एतबार से अगर ईवीएम्स के होते हुए जो भी डिफ्लेक्शंस आएंगी या जो भी नताइज होंगे, क्या जमातों को तमाम को काबिल कबूल होंगे या फिर ये एक नया पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा? क्योंकि अपोजिशन तो पहले दिन से, डे 1 से ईवीएम्स के मुकम्मल खिलाफ हैं और हर तरह से उन्होंने ईवीएम्स के खिलाफ जो एक मुखालफत है वो की है। तो तमाम उमूर पे बात करने के लिए आज पहले सेगमेंट में जो पैनल तशरीफ फरमाए, मैं फौरी उनका तारुफ कराती हूँ। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बजरिया स्काइप। आप हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा। नाजरीन, हमें अहमद बिलाल महबूब ज्वाइन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट पिलडैट, और आपका जो माहिराना तज्जिया तबसरा है इन तमाम उमूर पे हमारे साथ होगा। वेलकम ऑन बोर्ड अहमद साहब। और रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा नाजरीन MNA PMLN से हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रुमीना साहिबा आपकी ग्रेशियस प्रेजेंस के लिए। बात का आगाज़ अगर मैं आप ही से करूं, रुमीना साहिबा, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, ये बताइएगा कि एक तो पहले रोज़ से अपोजिशन को इस पे था, EVM पे बहुत आपके बड़े इख्तिलाफात थे, लेकिन अब अगर फैसला कर लिया गया है कि बल्दियाती इंतखाबात EVMs के जरिए होंगे, आपकी जमात इसको कैसे देखते हैं? और NA 133 के नताइज के बाद आप
कुछ पुरुम्मीद हैं कि ईवीएम्स के जरिए भी अगर कराए जाएंगे तो इसका नतीजा आपके हक में भी आ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मोना अपने प्रोग्राम में दावत देने के लिए। प्लेजर। इसमें देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने बहुत सारे जो सवालात हैं उनका अपने इंट्रो में खुद भी जवाब भी दे दिया। लेकिन जहां तक बात है ईवीएम्स की, देखिए ये एक जो चीज उलझाया जाता है अवाम को, कि कहा जाता है कि शायद ऑपोजिशन ईवीएम के बहुत खिलाफ है। एक्चुअल खिलाफ की बात नहीं है। बात ये है कि हमें इस चीज पे एतराज है कि आप अभी इस चीज के लिए खुद प्रिपेयर नहीं है। आप देखें कि एक आप NA 133 या एक दो हलकों को आप उसे नहीं कर सकते। ये पूरे मुल्क के इलेक्शन की बात होने जा रही है और आपने बहुत सारी जो, और दूसरी बात ये है मोना कि अगर आपको याद हो पिछले दौर में जब इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात हुई थी तो ऑपोजिशन की सबसे ज्यादा प्रेजेंस मौजूद थी उस कमेटी के अंदर जो इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर बनी थी, जिसके अंदर जो है मुकम्मल तौर पर हर चीज को इंडोर्स भी किया गया था और सारी ऑपोजिशन और सारी जमातों को लेके साथ चला गया था, जो कि अब नजर नहीं आता, ना सिर्फ इलेक्शन में बल्कि किसी भी चीज में जो मुल्क के बका के लिए है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो आगे आने वाले वक्त में जो हालात पैदा होने जा रहे हैं, जिस तरह से आप देखें, मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई तैयारी है। और जहां तक ऑपोजिशन ने तो पहले दिन से कहा है कि हम इस चीज को मानते ही नहीं। अगर आपने इस तरह के इलेक्शन कराने हैं जिसमें आपको खुद नहीं पता आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर मुल्क। तो रुमीना साहिबा, क्या आप अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम इसको बॉयकॉट कर देंगे? क्योंकि अगर आपके पहले दिन से, शुरू दिन से एतराजात हैं तो फिर तो आप ईवीएम्स के जरिए जो भी नताइज होंगे वो आप उनको कबूल नहीं करेंगे, हत्ता वो आपके हक में ही क्यों ना आए। तो क्यों ना इसको पहले ही आप लोग बॉयकॉट कर दें फिर? देखिए, ये तो जो तमाम लीडरशिप है वो तमाम जो भी फैसला होगा वो मुश्तरका तौर पर जब फैसला आएगा तो वो जो हमारे पार्टीज के तमाम पार्टीज जो भी सियासी जमातें हैं उनके स्पोक्स पर्सन या सब तमाम लोग जो हैं वो उस पर बात करेंगे और फिर उसके बाद लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आता है और क्या बात होती है। लेकिन ये भी तो नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाएं। जाहिर है हमें इस चीज पे बात भी करनी चाहिए और बार बार, ताकि अवाम को भी पता चल सके। लेकिन ये कि आप दुरुस्त हो गया, लेकिन ये कि आप प्रिपेयर जरूर कर रहे हैं, आप अपनी तैयारियां पूरी रखेंगे बल्दियाती इंतखाबात के लिए ईवीएम्स के जरिए? देखिए मोना, ये तो जैसे जैसे, क्योंकि जाहिर है मैं स्पोक्स पर्सन जो उनकी है हमारी, वो भी जाहिर है इस बारे में बात करेंगी। तमाम पार्टी की जो आला क़यादत है, हर कोई जो है जो भी इस पर बात होगी वो आएगी। और बाइकआउट तो लेट्स सी, आई कांट से एनीथिंग राइट नाउ, और मुझे नहीं लगता कि बाइकआउट होगा, लेकिन ये मेरी जाती राय है। सही, और सही। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि क्या ईवीएम के लिए आप बलदियाती इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं? आपके पास वो प्रॉपर ट्रेनिंग है? आप देखिए जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मोना मेरी इस बात पे जरूर तवज्जो दीजिएगा, ये कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए मैं बात नहीं कर रही है, बिल्कुल एक जेन्युइन सी एक एज अ पाकिस्तानी मैं एक सिटीजन होते हुए बात कर रही हूँ कि बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने जो है इस पे कह दिया कि ये दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। यहाँ पर पीआईए की एयरलाइन ईवीएम के जरिए दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। ईवीएम के जरिए तो मुझे नहीं लगता कि दे आर प्रिपेयर्ड। अच्छा, ठीक है। राइट। ये अहमद बिलाल साहब इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे कि इसमें ग्लोबल ट्रेंड्स क्या हैं और ईवीएम्स या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स हैं। लेकिन मुसर्रत साहिबा, अगर मैं आपसे पहले जानूं, फिर अहमद साहब का जो एक्सपर्टीज़ है या माहिराना उनका जो एक तज्जिया है वो हम बाद में उनसे पूछें आफ्टर ही हेयर्स बोथ ऑफ यू। मुसर्रत साहिबा, आप बताइएगा, आपसे डे वन से यही बात आपकी जमात से की जा रही थी कि बल्दियाती निज़ाम तो पहले भी इन प्लेस था जो कि आप लोगों ने डिसमेंटल किया, फिर नई कानून साजी की। तो ऑपोजिशन तो ये भी कहते थे ना कि अगर आप उसको डिसमेंटल ना करते तो कम से कम उस वक्त तक उनको अपनी टर्म पूरी करने देते, तो कम से कम ये जो महंगाई है या ये जो मसनूई महंगाई जो अवामी सतह पर आई, कम से कम उसको तो कंट्रोल किया जा सकता था अगर बैनुल अक़वामी जो महंगाई है वो हमारे कंट्रोल से बाहर थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, सबसे तो मुन्ना मैं अर्ज करूं कि अगर आप ऑपोजिशन की सारी बातों को गौर से देखें गुज़िश्ता हमारे 3 सालों के अंदर, तो आपको सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। आप प्राइम मिनिस्टर साहब की पहली स्पीच निकालें और उसके फौरन बाद इन्होंने, जबकि अभी उन्होंने स्पीच की है, चार्ज संभाला है, अभी उन्होंने ओथ लिया है, तो इन्होंने पहली जो अपोजिशन के जितने भी सरबराहान थे उनकी तरफ से क्या स्पीचेस आई, क्या उनके प्रेस टॉक्स आप निकाले कि जी ये हुकूमत फेल हो गई है। उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएं, फिर उसके बाद हमें फेस करना पड़ा कोविड की सिचुएशन को। कोविड की सिचुएशन के अंदर इन्होंने, पूरी दुनिया ने आज तक
आपके मुल्क की जितनी भी डिसीजन मेकिंग थी, अरेंजमेंट्स थी, उनको सराहा, सिवाय ऑपोजिशन के। जो भी फैसला एनसीओसी या प्राइम मिनिस्टर करते थे, एग्जैक्ट उसके एंटी आके ये लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट करते थे। आप लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, और उसके ऊपर इन्होंने इतनी कंफ्यूजन क्रिएट की, इवन एसओपीज के ऊपर भी, जो कि मैं कभी भी यकीन, अभी भी मुझे यकीन नहीं आता कि देखिए अवाम है, मुल्क है, तो ये ऑपोजिशन और हम गवर्नमेंट है, और हम्म। ऑपोजिशन हमेशा गवर्नमेंट होती है। अब आगे बात के इनके जो भी ये अपनी सजेशंस दे रहे हैं, या इनका एक अलमिया है कि इन्हें ये पता नहीं है कि ये चाहते क्या है। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट फैसला साजी करेगी, लेजिस्लेशन करेगी, इन्होंने इमीडिएटली उसके ऊपर रिस्पॉन्ड क्या करना है कि ये सब गलत है। मसलन कभी ये कंफ्यूजन का शिकार है इनके तर्जुमान, और इवन इनकी जो पीएमएलएन की मैं बात करूं, उनकी जो लीडर हैं, वो ये कहती हैं कि जी ये तो सब कुछ हम पहले ही, मैं 2 दिन पहले इनकी प्रेस टॉक सुन रही थी कि इनकी जो तर्जुमान है कि जी ये तो सारी रिफॉर्म्स, ये तो सारा कुछ हम तो पहले ही ये सोच रहे थे, हम तो ये पहले ही कर रहे थे। भाई ईवीएम का हमने पहले ही कह दिया था कि ऑन ट्रायल बेसिस होना चाहिए। मुना, ट्रायल किस चीज का किया जाता है? हमेशा अगर किसी मेडिसिन का हो या किसी मशीन का हो, ट्रायल पे हम क्यों गुजारते हैं? ताकि हम उसके बाद उसको आगे प्रैक्टिस कर सकें। सही सही। उसके अदरवाइज तो ट्रायल होना ही नहीं चाहिए। अगर एक चीज को ये कहते हैं कि ये तो सिरे से होनी नहीं चाहिए, तो आप ट्रायल की बात क्यों कर रहे हैं? अगली बात, कल का जो मुज़हका के सिचुएशन, मैं उसको इससे रिलेट करूंगी कि कोई ऐसा काम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट करती है, मसलन डैम्स, भाई हम सुन रहे हैं बचपन से, आपने भी सुना होगा, फंड रेजिंग भी होती थी, सुनते भी आए कि पानी की कितनी किल्लत आने वाले टाइम में होगी। वो तो डैम्स मुशर्रफ साहिबा आपकी सारी बातें बर्तन अपनी जगह है, ये बनाए। तो हम लोग दीगर बातें बिल्कुल हम कर रहे हैं, लेकिन ये कि आपने अगर डिसमेंटल ना की होती पंजाब में जो पिछला जो बल्दियाती निजाम था। हूं कि इन्होंने, इनका जो, मैं इसी तरफ आ रही थी, मैं कुछ चीजें आपको शवाहिद इनके जो इन्होंने एक्चुअली प्रैक्टिकली किया वो दे के मैं इससे लिंक करना चाह रही थी। इनका मकसद, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन दोनों के कुछ ड्यूटीज हैं। बेसिकली जो गवर्नमेंट है उन्होंने परफॉर्म करना होता है, ऑपोजिशन ने जो रॉन्ग डूइंग है या जो गलत है या उससे बेहतर ऑप्शंस देनी होती सही है। ऐसा सही। ही है जी, डेमोक्रेसी यही है ना कि हम्म। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अगर उससे ये डिफर कर रहे हैं तो ये अपनी पॉलिसी देते हैं या अपनी कोई ना कोई ये फैसला सुनाते हैं या कोई उससे बेहतर ऑप्शंस अवाम के सामने, मीडिया के सामने, और उससे भी पहले फ्लोर ऑफ द हाउस रखते हैं। इस चीज के लिए इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। इनका मकसद क्या है कि हमारी गवर्नमेंट को फेल करार देना। ये नहीं दे सके तो उसके ख्वाब जरूर देखते हैं आज के दिन तक, फलाना मार्च, वो मार्च, ये मार्च। ये जो सिस्टम था इसके अंदर बहुत ज्यादा कबाहतें थी, मैं अर्ज करती हूँ। देखिए मुना, यहाँ पे अगर कोई यूसी का चेयरमैन है, आगे तहसील लेवल पे अगर जो है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, इसके अंदर इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी बिकॉज सीएम खुद ये करते थे। सीएम जिस शहर से थे वो कहते थे मैंने इसको पेरिस बना दिया, पूरे पंजाब का बजट लगाया एक शहर के ऊपर, और उस शहर में भी अगर मैं आपको पुराना हमारा हल्का एन 127 जो मरियम ने भी अपने लिए चुना इलेक्शन लड़ने के लिए, या आप लाहौर के गिरदो नवा के आप देखो तो ठीक है, राइट गांव मुशर्रफ साहिबा, आपका पॉइंट 25 मुझे मिल गया। आप कह रही हैं कि ये उसमें दीगर जो पिछला सिस्टम था उसमें क्योंकि कुछ कमी मैं पेशियां थी, मैं इस वजह से उसको क्योंकि डिसमेंटल किया। मुझे मुझे एक जिस पॉइंटर इलाके लेने से, दें अहमद साहब का। जिस इलाके से जो इलेक्टेबल होते थे, मसलन चेयरमैन हो गया, वो जिस वार्ड में रहता है पूरी यूसी का बजट वहां लगा ठीक दिया। है, जो डिस्ट्रिक्ट ठीक है, हेड है राइट राइट। मुशर्रफ साहिबा, मुझे मुझे प्लीज इजाजत दीजिएगा, मैं वापस आती हूँ आपकी बात की तरफ, फिर आप मुकम्मल कर लीजिएगा। आपने अभी काफी अभी आपने एट लेंथ बात की है, मैं पहले अहमद साहब की भी बात सुन लूं। जी अहमद साहब, अब आपका सर इसमें क्या ख्याल है? एक तो इसमें बड़ी एक कानूनी जो एक इसमें दिलचस्प सिचुएशन है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इस पे 3 कमिटीज बनाई हुई हैं जिनका हतमी फैसला अब तक नहीं आया है, तो लिहाजा क्या ये मुमकिन भी है कि बल्दियाती इंतखाबात ईवीएम्स के जरिए हों? जी बहुत शुक्रिया मोना। देखिए अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि गवर्नर पंजाब ने अभी इस नए ऑर्डिनेंस पे दस्तखत किए हैं। उसका टेक्स्ट अभी अवेलेबल नहीं है, मैंने नहीं देखा कि उसके अंदर ईवीएम के बारे में क्या लिखा हुआ है और उसका एग्जैक्ट वर्डिंग क्या है। अगर मैं वो देख लूँ कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने, यानी हमारा जो नेशनल असम्बली और सेनेट का जो मुश्तरका इजलास था उसमें जो कानून पास हुआ था, अगर उसी की वर्डिंग को मैं देख लूँ तो उसके मुताबिक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ये डिटर्मिन करेगा कि इसके ज़रिए से सीक्रेसी और सिक्योरिटी ऑफ बैलेट अगर इंश्योर हो रही है
तो उस शर्त के साथ मशरूत है ईवीएम का इस्तेमाल, और फिर वो रूल्स के साथ भी उसको मशरूत किया गया है। ये अमेंडमेंट है। नेशनल असेंबली में जो लॉ पास हुआ था वो डिफरेंट था, लेकिन जो जॉइंट सिटिंग में पास हुआ वो डिफरेंट है। इसका मतलब यह है कि इसके बारे में इलेक्शन कमीशन को हतमी तौर पे एक फैसला करना है। अब इलेक्शन, आपने खुद ही बताया है कि अभी इलेक्शन कमीशन ने 3 कमेटियां बना दी हुई हैं, जो उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी देख रही है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के एस्पेक्ट्स को भी देख रही है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स को भी देख रही है। और उसने 1 महीने में रिपोर्ट पेश कर दी थी, अभी महीना पूरा नहीं हुआ, लेकिन मुझे शक है वो 1 महीने में ये काम कर लेगी, शायद ज़्यादा वक्त लगे। लेकिन बुनियादी तौर पे जो ये मुख्तलिफ स्टेप्स है ना, आपने खुद देखा होगा कि जो मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं और जो गवर्नमेंट ने एक खुद कमेटी बनाई हुई है ईवीएम्स पे इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए, शिबली फराज साहब, उन्होंने खुद ये बात कही कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में ये जो ईवीएम का डिज़ाइन है वो ज़रा मुख्तलिफ होता है, तो इसमें इस्तेमाल नहीं हो पाएगा सिवाय शायद मेयर के इलेक्शन के। तो ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। अभी तो बुनियादी ये फैसला होना बाकी है कि ईवीएम किस किस्म का होगा, क्या वो टच स्क्रीन होगा या वो पैलेट टाइप होगा या वो स्कैनर टाइप होगा। ये 3-4 मोटी मोटी किस्में हैं। अगर ये टच स्क्रीन हो तो फिर तो एक ही ईवीएम के ऊपर नेशनल असेंबली का, प्रोविंशियल असेंबली का, फिर लोकल गवर्नमेंट का भी वो सॉफ्टवेयर के जरिए से चेंज हो जाता है। लेकिन अगर उस मशीन को देखा जाए जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक सैंपल के तौर पे प्रोटोटाइप बनाई थी, तो उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप उसको लोकल गवर्नमेंट के लिए इस्तेमाल कर लें, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में एक आदमी ने कई वोट देने होते हैं। जी। और आखिरी बात यह है कि देखिए, ये ईवीएम को प्रोक्योर करना और डिप्लॉय करने में जो वक्त चाहिए, उसके लिए तो ये भी एक बहुत ही मौजज़ाना चीज़ होगी कि अगर 2023 के नेशनल और प्रोविंशियल इलेक्शन में ये इस्तेमाल हो जाए। अगर उस वक्त भी हो जाए तो बड़ी बात है। और तो ये यानी सर, इसमें बलदियाती इंतखाबात में तो आप कह रहे हैं कि अभी फिलहाल इसका कोई चांस नहीं नजर आता कि अभी हम लोग इसका इस्तेमाल कर लें। मुश्किल लगता है। जी हाँ, बिल्कुल। आई सी, ठीक है। ये तो एक खासी अहम बात है और खासा अहम नुक्ता है, जो कि अक्सर माहिरीन, जैसे अभी अहमद साहब ने फरमाया, यही कह रहे थे कि ये शायद पॉसिबल ना हो। खैर, इस पे मजीद बात करने वाली है और की बुनियादों पर इस मरतबा ये इंतखाबात कराए जाएंगे, जबकि हुकूमत इससे पहले हमेशा इंडोर्स करती रही है कि गैर जमाती बुनियादों पर बलदियाती इंतखाबात होने चाहिए। दिस एंड मोर आफ्टर अ ब्रेक। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। स्टे विद अस। यही है नया पाकिस्तान, जिसका वादा था 10 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए, सबकी दहलीज पर। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू और कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और पंजाब में हर खानदान के पास आ रहा है नया पाकिस्तान सेहत कार्ड। शनाख्ती कार्ड पर दर्ज मौजूदा पते पर अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना या मौजूदा पता दुरुस्त नहीं, तो बिला ताखीर अपना कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाएं या पता दुरुस्त कराएं और नया पाकिस्तान सेहत कार्ड के लिए अहल बन जाएं। नया पाकिस्तान सेहत कार्ड, सबके लिए। इस कोविड से जंग में हमने बहुत कुछ खोया, मगर अब और नहीं। कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज ही कोरोना का खात्मा करेगी। कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज आपके नाम से महफूज है, इसे जाया ना होने दें। अपने मुकर्ररा वक्त पर किसी भी करीबी वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वैक्सीन लगवाएं। पहली डोज लगा के ढीले न पड़ जाना, दूसरी डोज से कोरोना को हराना। कोरोना वैक्सीनेशन से मुतालिक मजीद मालूमात के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पर कॉल मिलाएं। 10 लाख रुपए जीतना चाहते हैं तो फिर शॉपिंग करते हुए हमेशा पक्की रसीद मांगे और उस पर प्रिंटेड FBR इनवॉइस नंबर या QR कोड को टेक्स्ट आसान मोबाइल ऐप के जरिए वेरीफाई करें या INV स्पेस FBR इनवॉइस नंबर टाइप करके 9966 पर SMS करें और कंप्यूटराइज्ड कुरानदाजी में शामिल होके जीते करोड़ों रुपए के हजारों इनामात हर महीने। पक्की रसीद है ना? जी हाँ, वेरीफाई कर लें। पक्की रसीद मांगो, तस्दीक करो, इनाम जीतो। FBR।
फलाही रियासत की जानिब सफर का तारीखी संग मील। 37 लाख घरानों के लिए 1400 अरब रुपए के कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का मरहलावार आगाज। पहले मरहले में गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ पंजाब और सिंध के पसमानदा अजला से कर्जाजात के लिए दरखास्तों की वसूली का आगाज। मज़कूरा इलाकों के महदूद वसाइल वाले पाकिस्तानी अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर अभी 5771 पर SMS करें। एहसास प्रोग्राम और नादरा के डेटाबेस से अहलियत और शनाख्त की तस्दीक के बाद आपको कर्जाजात की फराहमी से मुतालिक जवाबी SMS के जरिए मुत्तला किया जाएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुल्क के कोने कोने में नए खेत, नए आंगन, नए रोजगार और नए कारोबार आबाद होंगे, क्योंकि हर पाकिस्तानी कामयाब तो पाकिस्तान कामयाब। रियासत मदीना की तर्ज पर फलाही निजाम, मुआशी तरक्की, खुशहाल अवाम। जी वेलकम बैक नाजरीन। रुमीना साहिबा, आपकी तरफ आती हूँ। एक तो ये बताइएगा कि अब ईवीएम्स को इस्तेमाल इस दफ़ा किया जाए या ना किया जाए बल्दियाती इंतखाबात में। अभी आपने अहमद बिलाल साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि ये कहना अभी मुश्किल है खासा। ये बताइएगा अब इस वक्त जो सिचुएशन है, NA 133 में तो PTI थी नहीं, तो आपका और पीपल्स पार्टी का भी जो मैच था वो काफ़ी क्लोज था। आई मीन 2018 वाली सिचुएशन तो नहीं थी जहाँ PTI बिल्कुल आप समझे कि 4th 5th नंबर पर हो। तो अब तो आपका काफी क्लोज मैच था। PTI भी अगर आ जाए मैदान में, आप फिर भी कॉन्फिडेंट हैं? और ईवीएम्स के जरिए अगर ना हो इंतखाबात, जैसे अभी अहमद साहब कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप लोग पंजाब में आपको कुछ अच्छी आपको लीड मिल सकती है या नहीं? मोना, सबसे पहले तो देखिए, जहां पर बात की गई कि ऑपोजिशन का जो है वो तो स्टांस ही एक है, उनको तो खुद नहीं पता, हम कंफ्यूज हैं। कंफ्यूजन जो है वो तो पूरे मुल्क की नजर ही आ रही है कि क्या कंफ्यूजन चल रही है और क्या हो रहा है और किस तरह से मुल्क जो है वो चल रहा है और चलाया जा रहा है। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, वो मैं उसमें बड़ी देखिए, NA 133 एक इलेक्शन है, ठीक है। और जहां तक बात है, जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारा कुछ PTI, पीपल्स पार्टी और PMLN कुछ पहला इलेक्शन तो नहीं है कि जिसमें PTI नहीं थी। हमारे साथ तो बहुत सारी और जमातें भी मिलके सब लोग इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है। तो वो जहां तक प्रिपरेशन की बात है, वो जब आप लड़ते हैं इलेक्शन या कोई भी चीज में, कोई भी मैदान होता है, तो उसमें आपके साथ भागने वाले खेल में बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, जीतना तो एक नहीं होता है। और उसके लिए जहां तक बात है, हम आज से नहीं, हम तो बहुत देर से उस चीज के लिए तैयार पहले भी थे, आज भी हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। जीत जो है वो अल्लाह की जात जो है उसके हाथ में है, इज्जत और जिल्लत सब उसी के हाथ में। लेकिन जहां तक EVM की बात है, दैट इज समथिंग डिजिटल, दैट इज समथिंग। आप देखें कि जब इलेक्शन होता है, वो चाहे PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, हम लोगों की, बिलाल साहब मौजूद हैं, बिलाल साहब सच लर्नेड मैन, आप जानती हैं कि उनका कितना काम है, सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने कितना इसके ऊपर काम भी किया हुआ है ट्रेनिंग पे। तो आप देखिए, जो पॉलिटिकल आपके जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, आपके जो लोग होते हैं, उनके लिए एक प्रिपरेशन का टाइम होता है। क्या आपके पास पूरे मुल्क की ट्रेनिंग अभी हो चुकी है? आर यू श्योर कि आप इस चीज के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये इफेक्ट सिर्फ किसी एक जमात को नहीं होगा, एवरीवन इज गोइंग टू सफर। और यही बात है कि अगर आप आज गवर्नमेंट, एक फ्यूचरिस्टिक सी बात है वैसे रुमीना साहिबा, कि अगर आप जीत जाते हैं, EVMs के जरिए होते हैं बल्दियाती इंतखाबात, आपकी जमात को बहुत भारी मैंडेट मिलता है पंजाब से, फिर आप मानेंगे या आप कहेंगे नहीं EVMs के फिर भी कबूल नहीं है? मोना, मेरी प्लीज लेट मी कंप्लीट, मैं एक बात मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिएगा। बात ये है कि वो तो हमारी जीतों में वैसे भी नजर ही आती है इंशाल्लाह कि जीतना किसने और क्या होगा। बात भारी मैंडेट या उसकी नहीं है, बात फॉर एवर चीज चलने की है। क्योंकि कानून सिर्फ एक दफा में नहीं बनता, कानून फिर जब बनते हैं तो वो फिर इसी तरह से चलते हैं। लेकिन अगर आप एक चीज को, एक तो उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुई, दूसरी बात है इसको बुलडोज किया गया, तीसरी बात इस टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर है मोना, वो ये है दैट प्रिपरेशन, ट्रेनिंग, कैपेसिटी ऑफ द पीपल वो नहीं है इस टाइम। सही नहीं रुमीना, आई एग्री विद यू, हम तमाम आपसे मुत्तफिक हैं, इसीलिए तो इलेक्शन कमीशन ने 3 कमिटीज बनाई हैं। अगर ट्रेनिंग भी हो जाती है, तमाम चीजें मुकम्मल होती हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि नाउ वी आर रेडी टू कंडक्ट 2023 जनरल इलेक्शंस थ्रू EVMs, क्या तब आप कबूल करेंगे? वो किस तरह से होता है, ये तो देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अभी मैं जो है वो एकदम से इस चीज के ऊपर बात नहीं कर सकती। डेफिनेटली इट विल लेट द डिसीजन कम।
और जब इलेक्शन कमीशन तैयार होगा क्या होगा वो तो जब होगा, कमेटियों की रिपोर्ट आए फिर उसके बाद देखा जाएगा ना। अभी एकदम से वो क्या कहते हैं, मैं तो उसके ऊपर कोई बयान नहीं दे सकती है, बात नहीं कर सकती, लेकिन जो हमारे इतराजात हैं, रिजर्वेशंस हैं, वो मौजूद हैं और वो सही, मैंने आपके आगे रखी है। ठीक है जी। इस पर राय में ना, क्योंकि आप लोग आपका खासा एतमाद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, आपने एटलीस्ट इस इदारे को कहा है कि ये इंडिपेंडेंटली काम करता है, तो और अगर यही कहते हैं कि ये ठीक है ईवीएम। एक सेकंड मैं Correct. गुजारिश करूंगी कि हमने सिर्फ इलेक्शन कमीशन भी नहीं, हमने तो हर इदारे के ऊपर, अगर जुडिशरी हमने उसके ऊपर भी एतमाद किया है। हम लोग तो हर चीज को फेस करते आए हैं और कर रहे हैं। हमने तो कोई उस किस्म की उसमें नहीं गए कि अपने आने वाले OIC मतलब आप कह रहे हैं जुडिशरी पे भी, वो आपको पता है उसमें तो एक अलग वो बहस है, उसमें राना शमीम साहब का और बात ये होती है कि आपने जैसे कहा ठीक हम है, लोगों ने ठीक है। अदालतों के फैसलों को क्या नहीं माना, ऑफ कोर्स हमने माना, ठीक है, चाहे हमारे राइट। खिलाफ आए चाहे हक में, और बात करना तो हर किसी का हक बनता है ना, वो तो आप बाद में अगर कोई ऑडियो लीक्स वगैरह इस तरह की चीजें हैं तो वो बात की बात, ठीक है, वो तो जाहिर है, वो तो सही आती है, ना, सही। वो तो चले मैं लेट मी टेक दिस अक्रॉस टू एवरीबडी एल्स। मुसरत साहिबा, आपका क्या ख्याल है? NA 133 में एक तो जाहिर है जमशेद चीमा साहब नहीं लड़ पाए, नहीं कॉन्टेस्ट कर पाए, और अक्सर आपको पता है अपोजिशन उसको ये उन्होंने एक प्रेसिडेंट बनाकर साबित किया, उन्होंने कहा कि दरअसल आप फेस नहीं करना चाहते थे NA 133 में अवाम को, ये एक रीजन था। इसको आप कैसे डिफेंड करेंगी? और ये भी फरमाइएगा कि सियासी जमातों की बुनियाद पर क्या होने चाहिए बल्दियाती इंतखाबात, क्योंकि आपकी जमात हमेशा प्रोपोनेंट नहीं रही है कि गैर सियासी बुनियादों पर बल्दियाती इलेक्शंस हो। देखें, मैं मुना इसके ऊपर जो NA 133 है इसके ऊपर जरूर डिटेल कमेंट करना चाहूंगी। देखें, सबसे पहले तो हमें टेक्निकल ग्राउंड की बेसिस पे इन्होंने इलेक्शन से आउट किया। फिर अगर ये इतनी पॉपुलर जमात थे तो हमने बार बार इनको अपीलें भी की, रिक्वेस्ट भी की कोर्ट्स एंड इलेक्शन कमीशन के साथ साथ कि हमें इलेक्शन लड़ने को अलाउ करें, क्योंकि मेजर कोई इस तरह का सब्सटेंशियल एरर नहीं था, वो मतलब टेक्निकल एरर था जिसमें कैंडिडेट या कवरिंग कैंडिडेट के ऊपर कोई इस तरह के खुदा ना खास्ता ना मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, हम टैक्स देते हैं, हमारे ऊपर कोई इस तरह की चार्जेस नहीं थे, वो सिर्फ प्रपोजर का इशू था, और वो भी इस हल्के का रिहायशी है। यही तो वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम हर वक्त आइडेंटिफाई करते हैं कि वोटर लिस्टों से शुरू करें। मुना, मैं हर जगह पे बोलती हूँ कि ईवीएम बाद में आती है, पहले इस मुल्क के हर NA हर PP की वोटर लिस्टों के अंदर जिस तरह भुट्टो जिंदा, इसी तरह 40 से 50 हजार ऐसे हमारे मुर्दा हजरात हैं जिनकी टर्नआउट भी 100% रहती है, जो हर सूरत आके घोस्ट पोलिंग स्टेशन के थ्रू जो जिंदा होते हैं, ठीक है, इसी की वो जिंदा होते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब 40 से 50 हजार ये एवरेज है पूरे पाकिस्तान के हर NA की वोटर लिस्ट के अंदर, और फिर उसके अलावा 30,000 के लगभग एवरेज 30 to 40,000 ऐसे वोटर्स हैं मुना जो रहते अपनी कंस्टिट्यूएंसी में, लेकिन उनका वोट किसी दूसरे NA में, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है, फेंका जाता है। तो ये है वो जराए जिनकी बेसिस पे ये हमेशा आते थे पार्लियामेंट के अंदर। फिर एक और टेक्निकल चीज जो इस स्पेशल केस स्टडी के तौर पर लिया जाए NA 133 के इलेक्शन को, ये तो मैंने वजूहात बता दी कि हम किस वजह से हमें आउट किया गया। सही। और ये अपने आप को इतना पॉपुलर कहते थे कि असलम गिल जैसा कैंडिडेट जिसने 2018 के जनरल इलेक्शन में खाली 5,000 वोट लिए थे, उसके डर के मारे इन्हें 8 दिन पहले पैसे देना पड़े। और एक इंटरेस्टिंग चीज हुई मुना इस इलेक्शन में कि जो PMLN का वोटर पहले ही या बिरयानी, कीमे वाला नान और आखिरी रात को ये 500 रुपया फी वोट चलाते थे, फी ID कार्ड, अब जरदारी साहब ने रेट बढ़ा दिया है। अब इनका वो जो वोटर जो कोई बिरयानी की प्लेट पे वोट देता था, जो कोई कीमे वाले नान पे देता था, उसको उसने 2,000, 2,500 से 5,000 रेट ऑफर किया, और PMLN का वोटर एंड सपोर्टर बिका। उसका एविडेंस ये है कि इनका जनरल इलेक्शन में वोट कितना था, 90,000 के लगभग, अभी इनको कोई 43, 44, 45 के लगभग पड़ा, 45। किसका सीधा आधा वोट इनका किधर गया, इनको हमें बताना पड़ेगा। फिर 82% लोगों ने इस इलेक्शन का बॉयकॉट किया, बिकॉज मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात जिसका इस हल्के में पिछली दफा कोई 77,000 वोट था, उसके जब कैंडिडेट को इन्होंने टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर आउट रखा तो लोगों ने 82% इस कंस्टिट्यूएंसी का जो वोटर वो तो था, मुसरत साहिबा इन्होंने थोड़ी आउट रखा, वो तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन की तरफ आपके मैं अर्ज कर लूं। अच्छा, जिसने भी रखा, उसके बाद लोगों ने इस इलेक्शन का बॉयकॉट किया। ये इररेलेवेंट इलेक्शन था जो कि इलेक्शन डे पे साबित हुआ। टर्नआउट खाली 18%,
और 18% में अल्लाह माफ करे इन्होंने क्या किसी को कहना कुछ के 10% लेने वाली जमात जो लाहौर में अगर उनका ये हालात है, लाहौर में अगर उनका ये जिसको ये अपना किला कहते थे जहां पे इन्होंने कितने डेकेड्स तक रूल किया, तो अब हालात ग्राउंड पे चेंज हो चुके हुए हैं। पैसा चला था और वो भी ठीक हो गया। तो आप कह रही हैं कि ये लाखों रुपए भी दरअसल देते, दोनों जमातों ने, आप कह रही हैं कि पीटीआई पैसा का चलाने की कोशिश की, लेकिन ठीक है अगर बलदियाती इंतखाब में तो ऐसा नहीं होगा ना, तो चले वहां देख लेंगे। वहां पर तो आई एम श्योर कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये कागजात नामजदगी या कोई टेक्निकल एरर पर नहीं वो इस वक्त नहीं होगा ना। देखिए मेरी बात सुने, इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो समझने वाली है, देखिए मैदान तो लगने वाला है, वो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जिसने अगर इस ठीक है, मुल्क यही में मेरा अर्थ था आपसे कि वो तो बातें अब क्लियर हो जाएंगी। अभी जाहिर है हर दफा तो ये रिकरिंग मामला नहीं हो सकता जो कि इस दफा हुआ था कागजात नामजदगी और वाला। इसमें जो अहमद लफ्ज़ साहब, फिक्रियत है वो पीएमएलएन के लिए है कि उनका वोट बैंक आधा रह गया है अपनी विनिंग कंस्टिट्यूएंसी में। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है ठीक है, राइट। मुसर्रत साहिबा, मेरे पास चूंकि वक्त इतना ही है, मैं अहमद साहब की तरफ भी बढ़ूं, उनका पॉइंट बड़ा जरूरी है हमारे लिए। अहमद साहब से भी जान लें कि ये जो नॉन पॉलिटिकल बुनियादों पर मैंडेट खरीद लें और उसके बाद अभी तो असलम गिल की अगली पूरी सियासत एट स्टेक है, उसको तो पैसे लिए बगैर किसी ने सलाम का जवाब भी नहीं देना। अब उस बेचारे को 500 वोट भी नहीं मिलना। सही। मुसर्रत साहिबा, मैं लौटती हूँ आपकी तरफ। था। मैं जरा अहमद साहब का पॉइंटर इस पे ले लूँ, उनके ही इज ड्यू टू टॉक ऑन दिस पॉइंट के नॉन पॉलिटिकल जो बुनियादों पर पहले अहमद साहब कहा जाता था, पीटीआई कहती थी कि इलेक्शंस होने चाहिए, अब ये पॉलिटिकल बुनियादों पर आप इसको ये कैसा देखते हैं? और अभी जो NA 133 के मुतालिक जो मुसर्रत साहिबा ने बात की कि वो उन्होंने कहा, बल्कि उन्होंने पीएमएलएन को कहा कि इन्होंने एक्सेप्ट नहीं होने दिए और इन्होंने रिजेक्ट करवाए वो पेपर्स, ये आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कुछ लोग जो खासतौर पर ऑपोजिशन के साइड इंक्लाइन करने वाले लोग हैं, वो ये बात कहते हैं कि शायद पीटीआई डिडंट वांट टू कंटेस्ट दिस ऑल टुगेदर। देखिए जो NA 133 की बात है ना, वो तो बहुत अफसोस है मुझे भी। अगर ये पीटीआई के कैंडिडेट जो हैं, चीमा साहब, ये भी हिस्सा लेते हैं, हमारे दोस्त हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, अरसे से इस फील्ड में हैं, मुझे बहुत अफसोस हुआ उनके आउट होने का। लेकिन अब ये भी खुले दिल से मान लेना चाहिए कि गलती तो इन्हीं की तरफ से हुई ना। वो अगर टेक्निकल बुनियादों पर रिजेक्ट ना करते तो इलेक्शन कमीशन को कैसे वो गुजारा होता। वो उनका तो काम ये है, अगर वो करते तो उनके ऊपर मुकदमा हो जाता, उनका केस हो जाता। तो ये मेरे ख्याल में इनकी गलती थी। लेकिन मुझे अफसोस इसका बहरहाल रहेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा कंटेस्ट करते, क्लोज मामला होता। और अब जो इलेक्शन हुआ है उसमें भी बहरहाल जो लोग बाई इलेक्शन होते हैं उसमें निस्बतन कम वोटर टर्नआउट होता है। अब ये तो ये बात है। दूसरी बात ये कि पीटीआई जनरली कोई नॉन पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड इलेक्शन की हामी नहीं रही लोकल गवर्नमेंट में। हकीकत यह है कि वो उन्होंने लास्ट टाइम भी खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ लोएस्ट टीयर जो था ना, विलेज काउंसिल का और नेबरहुड काउंसिल का, वहां पे नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन था। बाकी जो ऊपर के लेवल के इलेक्शन थे वो तो सब पार्टी बेस्ड थे। करेक्ट, वो पार्टी बेस्ड थे जी थी। लेकिन अब इन्होंने ये किया है कि अब सारे, चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में कोर्ट पे फैसला हो चुका था कि वहां पे भी पार्टी बेस्ड इलेक्शन होगा लोएस्ट टीयर पे, तो इसलिए उन्होंने भी यहाँ पे ऐसा किया। तो ये बड़ा अच्छा किया है। तो मेरे ख्याल में यही मुनासिब है और आइंदा यही होते रहना चाहिए। अच्छा अहमद साहब, एक और बात ये भी फरमाइएगा कि महंगाई को, खास तौर पर जो अवामी सतह पर जो महंगाई का तूफान और ये तमाम चीजें, इसको काफी हम लोग रिलेट करते रहे हैं कि अगर बल्दियाती हुकूमतें होती, जिले इंतजामिया उनके साथ होती, तो जाहिर है ये चीजें काफी हद तक कंट्रोल्ड होती। ये इस बात से आप कितना अग्री या डिसअग्री करते हैं? देखिए जहाँ तक कि जो महंगाई है ना, इसमें जो प्राइस कंट्रोल का एलिमेंट है वो ये कि एक चीज़ जो है नेचुरली महंगी नहीं होती, लेकिन आर्टिफिशियली उस जगह इलाके के कोई दुकानदार, कोई जो थोक फरोश जिस इलाके में होते हैं, वो उसको आर्टिफिशियली कीमत बढ़ाते हैं। तो प्राइस कंट्रोल का जो एस्पेक्ट है वो लोकल गवर्नमेंट अगर मौजूद हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वो ज़्यादा मजबूत होता है। क्योंकि मकामी लोग होते हैं, वो लोगों को जानते हैं कि कहाँ होर्डिंग हो रही है, कहाँ पे कोई आदमी नाजायज़ पैसे मुनाफाखोरी कर रहा है। तो इस लिहाज तक तो मैं मानता हूँ। लेकिन जो बड़ा एलिमेंट है ना महंगाई का, वो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं और नेशनल फैक्टर्स हैं और प्रोविंशियल पॉलिसीज़ के मामलात हैं। उस पर लोकल गवर्नमेंट पे को बहुत बड़ा फ़र्क ना पड़ता, लेकिन ओवरऑल गवर्नेंस बेहतर हो जाती है अगर लोकल गवर्नमेंट इन प्लेस हो और वो इफेक्टिव हो, उसके पास इख्तियारात हो। ठीक है नाजरीन, इस नोट पे सेगमेंट को वाइंड अप करूंगी। थैंक यू टू द लेडीज एंड जेंटलमैन। अहमद बिलाल महबूब साहब, रुमीना खुर्शीद आलम और मुसर्रत चीमा हमारे साथ थे।
इस सेगमेंट की तरफ से नाजरीन इतना, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट की जानिब वापस आएंगे। स्टे विद अस। यही है नया पाकिस्तान जिसका वादा था 10 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए, सबकी दहलीज पर। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू और कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और पंजाब में हर खानदान के पास आ रहा है नया पाकिस्तान सेहत कार्ड। शनाख्ती कार्ड पर दर्ज मौजूदा पते पर अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना या मौजूदा पता दुरुस्त नहीं तो बिला ताखीर अपना कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाएं या पता दुरुस्त कराएं और नया पाकिस्तान सेहत कार्ड के लिए अहल बन जाएं। नया पाकिस्तान सेहत कार्ड सबके लिए। इस कोविड से जंग में हमने बहुत कुछ खोया, मगर अब और नहीं। कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज ही कोरोना का खात्मा करेगी। कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज आपके नाम से महफूज है, इसे जाया ना होने दें। अपने मुकर्ररा वक्त पर किसी भी करीबी वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वैक्सीन लगवाएं। पहली डोज लगा के ढीले ना पड़ जाना, दूसरी डोज से कोरोना को हराना। कोरोना वैक्सीनेशन से मुतालिक मजीद मालूमात के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पर कॉल मिलाएं। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान ने डेमोक्रेसी समिट में ये अब बात वाज़ेह हो गई है और बाकायदा ऐलान किया है, जो कि इससे पहले इसको भी कई रोज़ हो गए हैं कि डेमोक्रेसी समिट जो कि प्रेसिडेंट बाइडन होस्ट कर रहे थे उसमें पाकिस्तान शिरकत नहीं करेगा। बात यह है कि साउथ एशियन तमाम ममालिक को इसमें दावत नहीं दी गई थी, मदऊ नहीं किया गया था, लेकिन पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल था जिनको मदऊ किया गया था और पाकिस्तान ने इसमें अपना रिग्रेट लेकिन एक थैंक यू के नोट के साथ कन्वे किया। इसमें दफ्तर खारजा ने यही फिर इसके आगे रिआइटरेट किया है कि पाकिस्तान जमहूरियत पर मुकम्मल एतमाद रखता है और तमाम जो इदारे हैं पाकिस्तान में वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं। और ये भी दफ्तर खारजा ने कहा और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी बल्कि इस बात को ये उन्होंने एंडोर्स किया है कि ये किसी ब्लॉक में होने या ना होने की वजह से नहीं किया गया ये फैसला, बल्कि इसलिए किया गया क्योंकि पाकिस्तान वुड रादर बी अ मीडिएटर बिटवीन चाइना एंड यूएस। लेकिन चीन ने नाजरीन इस फैसले का खासा खैर मकदम किया है और चीन ने कहा है कि पाकिस्तान ने इस हद तक बात की है चीन ने कि पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि चीन का पाकिस्तान आयन फ्रेंड है, या फिर जो आयन ब्रदर्स का एक टर्म है जो कि इस्तेमाल किया जाता है दोनों ममालिक के लिए, वो दोनों ममालिक के दरमियान शामिल है। तो खैर नाजरीन ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है वो एक रखी है पाकिस्तान ने, लेकिन काफ़ी माहिरीन इसमें ये समझते हैं कि जो एक कोल्ड पैच आया था पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, ये डेमोक्रेसी समिट एक अच्छा मौका था उसको ख़त्म करने का या उसको मेल्ट करने का। इसके ऊपर बात करते हैं एंड आई एम जॉइंड बाय जनाब अकरम, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब। वेलकम ऑन बोर्ड एम्बेसडर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। हमारे साथ आप ऑनलाइन मौजूद हैं। आपका इनिशियल रिमार्क आ जाए एम्बेसडर साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? अक्सर जो इसमें थिंक टैंक्स हैं या जो एनालिस्ट्स हैं वो ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये एक अच्छा मौका था पाकिस्तान के पास आइस मेल्टिंग के लिए, लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये किसी ब्लॉक में होने या ना होने की वजह से फैसला नहीं किया गया। जी देखें, अगर अमेरिका के साथ जो हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और उससे राब्ता और मुज़ाकरात चाहते हैं उसके तो बहुत मौके हैं। ये बायलैटरली भी बहुत आसान है, आजकल कम्युनिकेशंस तो बहुत आसान है, टेलीफोन के जरिए भी हो सकता है और यूनाइटेड नेशंस है, एक्सटेंडेड ट्रोइका में हम साथ अमेरिका के साथ हम बातचीत कर रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर। तो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन तो हमारी बहुत सारी हैं अमेरिका के साथ, और ये जो मौका था, जैसे कहते हैं मौका था,
इसमें जो डाउन साइड है उसको भी हमने देखना है। हमारी पूरी स्ट्रेटेजिक जो अप्रोच है वो है कि एक इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म होना चाहिए। जो जो दुनिया के मसले हैं वो सब मुल्क, जो बड़ी ताकतें हैं, जो अहम लोग दीगर ममालिक हैं हमारे खित्ते में, उनको सब में उसमें शामिल होना है। तो इसी तरह से मसले हल हो सकते हैं, एक्सक्लूसिव ग्रुपिंग्स में नहीं हो सकते हैं। तो ये ग्रुपिंग एक सब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे बुलाई गई थी जिसमें हमारे दोस्त ममालिक नहीं थे, और ये ज्यादा कोई मौका हमारे लिए नहीं था कि आप देखें कि हमें बोलने का भी मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी क्लियर नहीं था। तो ये जो फैसला था सही फैसला था, एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच जो हमारी है उसके साथ कंसिस्टेंट था। यानी एम्बेसडर साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि एक ग्रुपिंग की बुनियाद पर आपने फरमाया कि इनविटेशंस दी गई थी, और चूंकि चीन को नहीं दी थी, रूस को भी इनविटेशन नहीं दी थी, लेकिन इन पर्टिकुलर चाइना इन आवर कॉन्टेक्स्ट आप कह रहे हैं कि ये इस वजह से पाकिस्तान ने फैसला किया। तो क्या सर इससे ग्रुपिंग का तासुर नहीं गया? जी, इसमें सिर्फ चीन का सवाल नहीं है। अब देखिए कि उन्होंने ताइवान को बुलाया है। ताइवान को तो हम मानते नहीं है। वो वन चाइना पॉलिसी अमेरिका खुद भी मानता है कि वन चाइना पॉलिसी उसकी खिलाफ वर्जी है कि ताइवान को आप एक सेपरेट मुल्क के तहत आप इन्वाइट करें। तो ये भी एक मसला था। दूसरा मसला सिर्फ चीन का नहीं है, उसमें तुर्की ने इन्वाइटेड था, सऊदी अरेबिया को नहीं बुलाया था, इजिप्ट को भी बुलाया था। ये सब हमारे दोस्त ममालिक हैं। तो इसमें एक इसकी इम्प्लीकेशंस होती हैं कि आप कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, किस ग्रुपिंग में आप बैठते हैं, किस ग्रुपिंग में आप नहीं होते। तो हम ये गलतफहमी नहीं क्रिएट करना चाहते हैं इस तरह की। हम तो चाहते हैं कि इंक्लूसिव डिप्लोमेसी हो, इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म हो, इसमें सब शामिल हों। दुनिया के जो मसले हैं वो चीन, रूस, सऊदी अरेबिया, तुर्की, ये ममालिक, इन किस्म के जो अहम ममालिक हैं, इनके बगैर मसले हल नहीं हो सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि एक इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म में हम शामिल हों। और उसके हम अमेरिका के साथ बात कर रहे हैं, एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म अमेरिका है, रूस है, चीन है, पाकिस्तान, सही वहाँ भी हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के। तो इस तरह की ये जो अप्रोच होता है कि अगर मसले हल करने हैं तो जो रेलेवेंट ममालिक हैं उनको साथ करके हम मसले हल कर सकते हैं, उनको बाहर रख के नहीं कर सकते। लेकिन एम्बेसडर साहब, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आपने कहा इसकी इम्प्लीकेशंस होती हैं, और इसमें सिर्फ चीन का आपने तस्करा नहीं किया, आपने दीगर भी जो इनवाइटीज थे उनकी बात की, जैसे ताइवान है, सऊदी अरेबिया, टर्की को भी नहीं बुलाया गया। लेकिन ये बात है कि क्या इसकी इम्प्लीकेशन पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात पर नहीं होंगी, और वहां पर बाय एंड लार्ज आप कैसे समझते हैं कि कैसे सिग्नलिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से इस फैसले के बाद? देखें, अगर अमेरिका के जो प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स हैं वो सब समझते हैं कि जी इम्प्लीकेशन क्या होती हैं और पाकिस्तान की रैशनल है, उसमें क्या हमारी रीजनिंग क्या है, वो भी समझते हैं। तो अगर वो ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हमारी बहुत मौके हैं बायलैटरल कनेक्शन और मुज़ाकरात करने के लिए अमेरिका के साथ, बहुत चैनल खुले हैं। तो ये एक ही चैनल नहीं था। इसको ये इंटरप्रेट करना कि अगर आप इस ग्रुपिंग में नहीं शामिल हुए तो आपके ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। क्यों ताल्लुकात खराब होना चाहिए? हाँ, ये तो हमारा सॉवरेन फैसला है कि कहाँ जाएं या ना जाएं, वो तो हमारा फैसला है। तो अमेरिका बेहतर ताल्लुकात चाहता है, चैनल खुले हैं, हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, उनके साथ हमारी बातचीत बहुत मौकों पे हो रही है, इंगेजमेंट है हमारी उनके साथ। और अगर वो ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं तो बहुत मौके हैं हमारे पास, बहुत चैनल्स खुले हैं। ये जिन चैनल्स का आप जिक्र कर रहे हैं जनाब मुनीर अकरम, क्या वो अफगानिस्तान से वाबस्ता हैं, और बाय एंड लार्ज आप समझते हैं कि क्या अभी भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं जिनके जरिए पाकिस्तान अमेरिका इस वक्त जो एक कोल्ड पैच है उसको हम लोग कुछ मेल्ट अवे कर सकते हैं? और अभी आप क्या फरमाएंगे कि अभी इस वक्त किस नहज पर हैं ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात? जी,
हमने अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं। हमने जो कुछ हम कर सकते हैं उनकी हमने मदद की है, अफगानिस्तान में की है, इस वक्त भी हम मदद कर रहे हैं। हमारे मुज़ाकरात उनके साथ अफगानिस्तान के बारे में जारी हैं। दूसरे पहलुओं पे बायलैटरल हमारे ताल्लुकात जारी हैं। हम ट्रेड चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, इन सब चीज़ों पर हमारी बातचीत उनके साथ बायलैटरली होती है। अगर वो मल्टीलैटरल कॉन्टेक्स्ट में अगर हमें शामिल करना चाहते हैं किसमें, तो आए यूनाइटेड नेशंस में करें। यहाँ सब मुल्क यहाँ मौजूद हैं। इसमें हम हर रोज हम मिलते हैं जनरल असेंबली में, तो इसमें चैनल्स तो ओपन हैं हमारे साथ। अगर वो ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं, पाकिस्तान की साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं, तो इंक्लूसिव जो चैनल्स हैं वहाँ करें। और एक्सक्लूसिव ग्रुपिंग्स जो हैं उसमें अपनी इम्प्लीकेशन होती है कि एक ग्रुप बनाया आपने, वो किसके खिलाफ है ग्रुप, उसका मायने क्या है। आपने एक क्राइटेरिया बनाया कि ये डेमोक्रेसी है और ये नहीं है, ये पाकिस्तान डेमोक्रेसी है, टर्की नहीं है। तो इस तरह की जो सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, ये ग्रुप्स मेरे ख्याल में ये ग्रुप्स बनाना कोई दुनिया के मसले इससे हल नहीं। राइट, बहुत शुक्रिया जनाब मुनीर अकरम हमसे बात करने का। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में जनाब मुनीर अकरम हमारे साथ इससे गए और उनसे हमने बात की कि किस तरह से इस वक्त इस चीज़ को देखा जाए जो पाकिस्तान ने एक्सक्यूज़ किया है फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द डेमोक्रेसी समिट। मज़ीद ज़ाहिर है इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में यकीनन ऐसे बहुत सारे और भी मौक़े आने हैं जहाँ पर ये दोनों ममालिक को एक और चांस मिलेगा एक दूसरे के साथ ताल्लुकात और इस कोल्ड पैच को मेल्ट अवे करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।